थोड़ा आगे बढ़ी तो वहाँ पे लिखा हुआ आया, इट इज़ नॉट क्यूरेबल। बस मैं वहीं तक पढ़ सकी। मैंने बंद कर दी किताब और मेरा रोना वहीं शुरू हो गया। राजस्थान से लेकर भारत के राष्ट्रपति तक मैंने सबको लेटर लिखे, कई जगह से जवाब भी आए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। 13 केस हमने हाई कोर्ट में दायर किए, जिसमें से एक जो केस था वो कैट में भी था। राजस्थान का पहला ऑटिज्म प्रभावित ग्रेजुएट बना 2014 में। उस चीज़ को लेकर के अखबार में इसके बारे में आया और कितने लोगों को प्रेरणा मिली। उस टाइम एक फ़िल्म आई थी उन्हीं दिनों, माय नेम इज़ खान, जो शाहरुख खान के ऊपर बनी हुई थी और उसके अंदर उसको अवार्ड मिला था शाहरुख खान को इस रोल को प्ले करने के लिए। तो उस शीर्षक जो अखबार में खबर छपी उसका यही शीर्षक था कि किरदार निभाने वालों को अवार्ड और पीड़ितों को तिरस्कार। नमस्ते, मैं प्रतिभा भटनागर जयपुर से। मेरा बेटा अक्षय भटनागर, उसे ऑटिज़्म है। अभी वो 32 साल का है और उसका जो संघर्ष है और उसका अचीवमेंट है, वो अपने आप में उसको पूरे देश भर में रोल मॉडल के रूप में स्थापित कर चुका है। वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है, साथ ही वो सरकारी नौकरी में भी आया है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे कर के। तो हमारी जर्नी एक बहुत अलग तरीके की रही, उसी के बारे में बात करेंगे। 96 में हमें अक्षय के ऑटिज़्म के बारे में पता चला, जब ये 4 साल का था। 92 में अक्षय का बर्थ हुआ। इसको जब इसका जन्म हुआ तो 1 डेढ़ साल बाद से हमें बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग लगने लगी इसके साथ। जैसे कि रोता बहुत ज़्यादा था और अपना सर फोड़ता था अगर कोई भी रिलेटिव या अननोन कोई भी आ जाए, तो इसे पसंद नहीं था कि कोई इसे आकर के देखे या हमारे घर में कोई मिले। तो वहाँ पे हमें लगा कि ये इतना अलग-सा क्यों है, लोगों से मिक्सअप नहीं होता, साथ ही ये आई कॉन्टैक्ट नहीं देता था। सिर्फ़ हम लोगों के साथ ही इसका थोड़ा बहुत आई कॉन्टैक्ट था, बाकी कोई भी आता था तो अपने जो आँखें हैं उसके आगे अपना हाथ ऐसे कर लेता था ये। तो ये सारी चीज़ें हमें लगता था कि कुछ शायद अलग है। साथ ही ये बोलना भी नहीं सीखा था, 2 ढाई साल का हो गया तब भी ये बोल नहीं पाता था। बहुत छोटे-छोटे वर्ड दे दे, चाहिए, ये तक बोलने में इसे बहुत दिक्कत आती थी। अगर कोई चीज़ इसे चाहिए होती तो इशारे किया करता था और अगर हम समझ नहीं पाते थे तो रोता था, खुद को मारता था। तो ये सारी चीज़ें हमें लग रहा था कि अभी तक ना तो बोलना सीख पाया और ना ही अपनी ज़रूरतें बता पाता है, लोगों से मिक्सअप नहीं होता। फिर मेरे जो फादर इन लॉ थे, वो खुद एक डॉक्टर थे, तो जब हमने उनसे बैठ कर के इन सारी चीज़ों का डिस्कशन किया, तो वो बोले कि कुछ बच्चे देर से बोलना सीखते हैं। तो यही हमारे पास एक उत्तर निकला हमारी समस्याओं का। लेकिन जब ये 3 साढ़े 3 साल का हो गया, तब भी यही स्थिति बनी रही और बल्कि और बुरी स्थितियाँ सामने आने लगी। जैसे कि रोना, बाहर अगर कहीं हम जा रहे हैं, वहाँ अगर इसे कोई चीज़ चाहिए और वो चीज़ अगर हमने नहीं दिलाई, तो वहीं पर ही ये टेम्पर टेंट्रम अपने शो करता था। ज़रा-ज़रा सी बात पे अपना सर दीवारों से दे मारता था। मतलब इसे हमें लगता था क्या इसे चोट नहीं लगती क्या? कुछ अनयूजुअल बिहेवियर जैसे कि अंधेरा जो था उससे इसे बहुत ज़्यादा डर लगता था। लेकिन जो रियल डेंजर होते थे उसके प्रति बिल्कुल केयरलेस था। जैसे कि कीड़े-मकोड़े छोटे-छोटे सेंटीपीड्स होते हैं, तो उनको पकड़ लेता था। बड़े-बड़े चींटे जैसे कहीं हम पिकनिक पे जा रहे हैं तो उनको हाथ से पकड़ के उनको मसल देता था। लिज़र्ड जो होती थी जैसे ऊपर छत पे लिज़र्ड कहीं इसे दिख जाए तो जितनी भी घर की चप्पल, जूते थी वो उस पे उठा-उठा करके लिज़र्ड पे फेंका करता था, ताकि वो लिज़र्ड किसी तरह से गिर जाए नीचे और धीरे-धीरे इसका निशाना इतना बढ़िया होने लगा कि फिर ये लिज़र्ड नीचे गिराता था और लिज़र्ड तो पकड़ नहीं पाता था लेकिन उसकी जो टेल होती वो इसके हाथ में आ जाती थी और उसको जेब में डाल लेता था। हम लोग देखते रह जाते थे, हम चिल्लाते रहते अक्षय, अक्षय लेकिन इसको उन चीज़ों में बड़ा एन्जॉयमेंट होता था। फाइनली 96 में हम एक जयपुर के बहुत बड़े हॉस्पिटल में गए कि क्या इसे सुनाई नहीं देता क्या? क्योंकि जब हम कुछ बोलते थे ये रिस्पॉन्ड नहीं करता था। तो वहाँ इसका बैरा टेस्ट हुआ, तो जो स्पीच थेरेपिस्ट थी, उन्होंने जब पूरा टेस्ट हुआ तो डॉक्टर के पास जब रिपोर्ट लेके आई, हम डॉक्टर के पास ही वेट कर रहे थे रिपोर्ट आने का। उन्होंने बताया कि मैडम आपके बेटे को कोई भी ऐसा हियरिंग लॉस वगैरह नहीं है जो आप सोच रहे हो, इसे कुछ और दिक्कत है। तो वो क्या दिक्कत है तो उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा सर इसको ऑटिज़्म है।
तो मुझे तो कुछ नहीं समझ आया, ये शब्द ही मैंने कभी सुना नहीं था। तो डॉक्टर ने उनसे बात करी जो स्पीच थेरेपिस्ट थी, फिर बोला कि मैडम आप इनके पास एक बार जाइए, आपसे ये कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं। तो मैं उनके साथ गई। वहाँ उन्होंने मुझे पहली बार बोला, बोले मैडम जो आप सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, आपके बेटे को ऑटिज़्म है। मैंने उनसे पहला क्वेश्चन ये पूछा, मैडम ये ऑटिज़्म होता क्या है? ये 96 की बात है। आज भी ऑटिज़्म को लेकर के कितनी कम जागरूकता है, तो 96 में वी कैन ईज़िली अंडरस्टैंड कि क्या स्थिति थी। फिर उन्होंने बताया, बोले कि मैडम ये एक किताब मैं आपको देती हूँ, आप इसे पढ़िएगा। बाहर की किताब थी क्योंकि 96 में इंडिया में ऐसा कुछ था नहीं, ना कोई ऐसा हमारे पास हेल्पिंग हैंड भी नहीं थे उस टाइम इतने, ना ही कोई ऐसा लिटरेचर था जिसके ज़रिए हम पढ़ सकें और हमें गाइडेंस मिल सके। तो उन्होंने कहा ये आप किताब लीजिए और अपने घर जाके पढ़िएगा। मैंने कहा अब मुझे क्या करना है? बोले आप मेरे पास 2 दिन बाद का उन्होंने टाइम दिया कि बेटे के साथ 2 दिन बाद आइएगा। तो मैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ क्यूरियोसिटी कि जब उन्होंने कहा ऑटिज़्म तो मैंने कहा मैं भी जानूँ तो सही आखिर ये क्या होता है? किताब पढ़ना शुरू किया रास्ते में। तो उसमें जैसे ही पहले पैरा पे आई, तो थोड़ा-सा मतलब इंट्रोडक्शन था कि क्या होता है ऑटिज़्म और इसके क्या फीचर्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ें अक्षय के साथ एग्ज़ैक्टली मैच कर रही थी। थोड़ा आगे बढ़ी, तो वहाँ पे लिखा हुआ आया, इट इज़ नॉट क्यूरेबल। बस मैं वहीं तक पढ़ सकी। मैंने बंद कर दी किताब और मेरा रोना वहीं शुरू हो गया। फिर हम घर आए, मेरे हस्बैंड ने कहा क्या हुआ? तो मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या मैं जो पढ़ा ये क्या था और हमारे साथ ऐसी क्या समस्या आ गई? और इसके साथ ये तो बिल्कुल शक्ल से बहुत ही क्यूट सा, प्यारा सा लगता था। तो ऐसी कौन-सी बीमारी इसको आ गई जिसके लिए लिखा है कि क्यूरेबल ही नहीं है। आगे बढ़ती गई तो पता चला कि ये सारी चीज़ें एडोलसेंस चैलेंजेस भी आएँगे। फिर बाद में कहीं एक जगह लाइन आई कि क्यूरेबल तो नहीं है बट इट इज़ मैनेजेबल। तो लगा जो मैं रोए जा रही थी तो लगा कि शायद हाँ, मैनेजेबल है इसका मतलब मैनेज किया जा सकता है। अब कैसे मैनेज करें? तो वहाँ पे फिर लगा कि अब क्या करा जाए? बहुत बुरा दिन था वो, मतलब यूँ लगा कि कुछ हो जाए और हम ख़त्म हो जाएँ बस। अब हमें और कुछ नहीं देखना कि इतनी बुरी क्या स्थिति आ गई हमारे साथ, जो कि हमारे बेटे को ये सब कुछ हुआ। फिर वही जो एक ब्लेम गेम होता है कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या हुआ? फादर इन लॉ को बताया तो उन्होंने कहा, "अरे कुछ नहीं, तुम लोग कुछ जानते नहीं हो, हर बच्चा अलग होता है।" इसको कार्स का बड़ा शौक था, तो वो जो कार के व्हील्स होते हैं ना, उसको ये अपने कान के पास रख कर के रोटेट करता था। ऐसे ही कोई पेबल्स होते थे, कार के जो तोड़ता बहुत कार तोड़ता था, एक-एक दिन में 3-3 4-4 कारें तोड़ता था। पास ही दुकान थी तो पापा लाते रहते थे इसके कार्स। तो वो जो टूटे हुए टुकड़े थे, उनको भी एक पता नहीं कौन-सी सीक्वेंस में रखा करता था और अगर कुछ भी थोड़ा-सा भी इधर-उधर हो जाए वो चीज़, मैं तो ये सोचती थी कचरा है अब इसका क्या करना है? तो इसे पता नहीं कहाँ से पता चलता था कि वो चीज़ तो मेरी मिस है और फिर ये बहुत शोर मचाना शुरू करता था, रोता था और ये क्या ब्लूइश हो जाता था, इसके होंठ नीले पड़ जाते थे जब ये रोता था या अपना एंगर शो करता था। तो हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। ख़ैर फिर जब उन्होंने मुझे बताई सारी चीज़ें, बोले मैम इसके साथ अब आपको काम करना पड़ेगा। मैंने कहा मैम इसका होगा क्या? बोले नहीं आप अगर काम करोगे ना तो बच्चा आगे बढ़ेगा। हालाँकि 96 तक ऐसा भी नहीं था कि कोई ऑटिज़्म के केस बहुत देखे गए हों, क्योंकि उस टाइम जब अवेयरनेस ही नहीं थी तो ज़्यादातर समझ ही नहीं आता था ये ऑटिज़्म है या इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है। फिर जितना रोना था रो लिए, उसके बाद फाइनली एक चीज़ समझ आई कि लाइफ़ में 2 ही रास्ते हैं, या तो जो स्थितियाँ हैं उसको आप एक्सेप्ट करिए हँस कर के और आगे बढ़िए, या फिर रोते रहिए ज़िंदगी भर, कोसते रहिए अपने आप को, अपनी किस्मत को। तो पहले वाला जो रास्ता है वही लगा कि अब इसी दिशा में आगे बढ़ना होगा। अक्षय की एक बड़ी बहन है जो इससे 5 साल बड़ी है, तो हमें यही लगा कि अब हमारा यही चैलेंज है कि जो हमने अपनी बेटी के साथ किया है गुड़िया, उसी उसी तरह से मुझे अब अक्षय को आगे बढ़ाना है। ठीक है, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है ऑटिज़्म को लेकर के, लेकिन हाँ, एक माँ को सारी नॉलेज होती है, जैसे उसे कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने बेटे को या बेटी को देख कर के ही समझ जाती है कि इसके साथ किस तरह से काम करना है, तो बस उसी दिन से हमारा वो स्ट्रगल शुरू हुआ। उसके बाद फिर हम धीरे-धीरे जो हमारा स्पीच थेरेपी था, वो कंटीन्यूअस चला। करीब डेढ़ 2 साल तक हमारा स्पीच थेरेपी चलती रही। तो वहाँ मुझे इतनी हिम्मत मिली, वो जो थी थेरेपिस्ट, उन्होंने मुझे हर चीज़ सिखाई कि किस तरह से अक्षय के साथ आई कॉन्टैक्ट देना है।
अक्षय से अगर हम कुछ धीरे-धीरे इसकी स्पीच में भी डेवलपमेंट शुरू हुआ, तो जब मैं इसके साथ कुछ चीज़ बोलती थी, तो ये वही शब्द रिपीट करता था। जैसे मैंने इससे कहा या किसी ने इससे पूछा, "आपका नाम क्या है?" तो ये वही बोलता था, "आपका नाम क्या है?" दिस इज़ कॉल्ड इकोलेलिया। तो मुझे तो उस टाइम लगता था ये क्यों रिपीट करता है, लेकिन तब मुझे बताया गया कि इसे इकोलेलिया कहते हैं और हमें कैसे इस इकोलेलिया को कंट्रोल करके इससे रिप्लाई देना सिखाना है। तो वही उन्होंने मुझे पूरी ट्रेनिंग दी, तो वहाँ एक नई हमारी जो लाइफ़ का स्ट्रगल था वो वहीं से शुरू हुआ और ये स्ट्रगल मान के चलिए जिनके भी स्पेशल बच्चे हैं वो स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होता। बस ठीक है, हम अपनी इस जर्नी में धीरे-धीरे आगे बढ़ते गए। फाइनली फिर धीरे-धीरे जब इसमें थोड़ा और मैच्योरिटी आने लगी, काम करना शुरू किया तो आई कॉन्टैक्ट भी देने लगा। हमारे बच्चे कैसे बड़े हो जाते हैं, मेहनत तो देखिए सभी करते हैं, लेकिन वहाँ शायद इतना पेन नहीं लेना पड़ता सामान्य बच्चों के साथ। पर हमारे बच्चे को तो एक माँ शब्द सिखाने के लिए भी न जाने कितने दिन और कितने महीने लग जाते हैं। हाँ, ये हाँ कहना सिखाना और ना, ये दोनों चीज़ें सिखाने में कई महीनों लग गए। तब जाकर के और फिर लगता था क्या कभी ऐसा होगा क्या, कि ये कभी बोलेगा ढंग से, अपनी तकलीफ़ बता पाएगा। रोता था, लेकिन बता नहीं पाता था, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा दिल टूटता था कि कैसे हम काश कुछ ऐसा हो जाए मैं इसके दिमाग में घुस जाऊँ और मुझे उस पल पता चल जाए कि अक्षय तू क्या चाहता है जो इतना तकलीफ़ में है। ठीक है, हमारी जर्नी ऐसे ही आगे बढ़ती गई धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। हमें ये लगा कि इसे कोई ऐसा स्कूल मिल जाए जहाँ पे हमें इसे बार-बार शिफ्ट ना करना पड़े और बेटी जिस स्कूल में जाती थी वो 12वीं तक था, जयपुर का नामी स्कूल था। तो हमें लगा कि अपनी सिस्टर के साथ ही ये चला जाए। तो उस स्कूल में हम अक्षय को लेकर गए 1 साल बाद 96 की बात है। तो वहाँ जब हम इसे लेके गए तो वहाँ हमने प्रिंसिपल को बता दिया था कि मैडम इसे ऑटिज़्म है क्योंकि तब तक हमें पता चल गया था और मुझे लगता था कि मैं पहले ही बता दूँ तो शायद हमें अच्छा सपोर्ट मिलेगा, पर मैं वहाँ बिल्कुल गलत थी। उन्हें मतलब जहाँ जब हमें पता चला कि हाँ, इसे ऑटिज़्म है तो सारे स्कूलों ने मतलब मना कर दिया कि हम तो इसे इस स्कूल में रख नहीं सकते। उन्हें एक तो पता भी नहीं था ऑटिज़्म क्या होता है। उन्हें लगता था पता नहीं ये कौन-सी बीमारी है इतनी भयानक जो ये लोग बता रहे हैं, ये नाम सुना हुआ भी नहीं। तो उनका यही था कि मैडम दूसरे पेरेंट्स ऑब्जेक्शन करेंगे और हम बच्चे को एडजस्ट नहीं कर पाएँगे। तो ये सारे मतलब जवाब जब हमने सुने तो लगा कि अब क्या करें हम? क्योंकि जब तक लेबल नहीं लगा हुआ था, तब तक स्कूल में इसकी स्कूलिंग हुई। लेकिन जब लेबल लग गया, तो वही 1 साल बाद वाला अक्षय अब उनके लिए परमिसिबल नहीं था कि वो अक्षय को अब एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि अब उस पे लेबल था ऑटिज़्म का। बहुत सारे स्कूल जयपुर के लगभग सभी स्कूल हमने देख लिए थे, तो एक स्कूल का हमने उस टाइम ऐड पढ़ा जो उसी साल शुरू हुआ था, तो हमें लगा नया स्कूल है, स्टूडेंट्स की कमी है, तो हो सकता है ये लोग ले लें इसको अक्षय को। तो वहाँ मैं गई, वहाँ जाकर के अक्षय और उसके फादर ऊपर ही बैठे, नीचे बेसमेंट में प्रिंसिपल का जो रूम था वहाँ मैं गई। मैंने उन्हें पहले ही बता दिया क्योंकि ना सुन-सुन के हम थक गए थे और बहुत हर्ट होता था। तो वहाँ जाकर के मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा मैडम इस तरह से है, मेरा बेटा उसे ऑटिज़्म बताया गया है। तो बोले ये क्या होता है? मैंने कहा मैम वो बात नहीं करता दूसरे बच्चों या दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा और अपने में ही वो मतलब रिज़र्व नेचर है उसका अपने में ही मगन रहता है और उसकी स्पीच भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, थोड़ा-सा मतलब डिस्टर्ब हो जाता है इमोशनल। तो उन्होंने कहा मैं तो ये इस बारे में कुछ जानती नहीं, चलो मैं ऊपर चल के आपके बेटे को देखती हूँ। तो वो मेरे साथ ऊपर आई, मेरी हम उम्र थी उस टाइम, बहुत कम एज थी उनकी। तो वो मेरे साथ ऊपर आई, आकर के उन्होंने अक्षय को देखा, बहुत प्यारा-सा बहुत ही प्यारा लगता था ये। तो उसके पास गई अक्षय के पास और हाय अक्षय बोला, इसने तो ध्यान तक नहीं दिया। फिर वो थोड़ा नीचे बैठ गई कि किसी तरह से अक्षय उन्हें देखे। तो 1 सेकंड के लिए अक्षय ने शायद देखा उन्हें और उसके बाद फिर वापस दूसरी तरफ मुँह कर लिया। तो वो उठ कर के बोले आइए मैम, मेरे को अपने साथ ले गई। तो बोले मैम ये बोलता नहीं है, ना ये देखता है। तो मैंने कहा मैम इसे ऑटिज़्म है लेकिन मैंने जो शब्द यूज़ किया ना, वो उन्हें बहुत ज़्यादा उनको चुभ गया। मैंने कहा मैम मेरा बेटा पागल नहीं है, मैंने यही शब्द कहा था। तो उन्होंने कहा मैडम मैंने आज तक इतने सारे बच्चों के साथ काम किया है, लेकिन मेरे पास ऐसा बच्चा आज तक नहीं आया। तो ये मेरे लिए भी चैलेंज है कि मैं भी तो देखूँ मैं कितनी लायक टीचर हूँ, क्या मैं ऐसे बच्चे को आगे बढ़ा सकती हूँ या मैं इसके लिए कुछ कर सकती हूँ?
तो ये मेरे लिए चैलेंज है और मैं इस बच्चे को एडमिशन देती हूँ। और उन्होंने उस बच्चे को एडमिशन दिया, अक्षय को। उनके स्कूल में जो मैनेजमेंट कमेटी थी, जब उन्हें पता चला अक्षय के बारे में, क्योंकि उन्होंने प्रिंसिपल ने बताया, तो उनका यही कहना था कि इसी साल तो अपना स्कूल शुरू हुआ है और आप ऐसे बच्चे को ले रहे हो जिसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है, ये होता क्या है, जो भी इसको बताया है। तो उन्होंने कहा, सर मैंने कमिटमेंट किया है और ये मेरा भी टेस्ट है कि मैं इस बच्चे को कितना आगे बढ़ाती हूँ और कहीं न कहीं कोई ना कोई तो शुरुआत करेगा ना इस बच्चे के साथ। तो बोले, नहीं, नहीं मैडम बहुत गलत है ये, अपन नहीं ले सकते। तो प्रिंसिपल जो थी उन्होंने ये कहा, ठीक है सर, फिर मैं भी यहाँ से छोड़ देती हूँ। कहीं और देखेंगे कि इसका कहीं और अगर मैं करवा सकी। तो इसके बाद क्योंकि उन्हें पता था कि वो प्रिंसिपल कितनी ज़रूरत है उन उस प्रिंसिपल की उनको, तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, अगर आप ज़िम्मेदारी लेती तो आप करिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो अपने स्कूल का नाम खराब हो। खैर, जो प्रिंसिपल ने कमिटमेंट किया था हमारे साथ, वो सच में कमिटमेंट उन्होंने पूरा किया। अक्षय को कॉम्प्रिहेंशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी थी 5th के बाद से, मैथ्स में कॉम्प्रिहेंशन में, इंग्लिश, हिंदी में, क्योंकि ग्रामर बहुत दिक्कत आती ग्रामर में, जो खास तौर पे ऑटिज़्म होता है। तो हमें इस टाइम अब स्ट्रेस शुरू हो गया था कि अब इसकी पढ़ाई कैसे कॉप अप कर पाएगा अक्षय। उस टाइम कोई ऐसी विशेष सुविधाएँ ही नहीं थी पढ़ाई को लेके। तो 9th में मुझे इसकी टीचर ने बताया कि मैडम इन बच्चों को एक सुविधा मिलती है, कई एग्ज़म्पशन जैसे एक्स्ट्रा टाइम, स्क्राइब वगैरह। बोले आप ज़रा नेट पे देखिएगा, तो मैंने ये सीबीएसई स्कूल में था। नेट पे जब हमने देखा तो उसमें ऑटिज़्म कहीं पर भी नहीं था और उसी दौरान हमें ये पता चला कि डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट भी बनाना है। तो हम उसके लिए जब गए, तो वहाँ पर जब हमने डॉक्टर से मिले तो उन्होंने एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे उनके पास भेजा। बोले कि आप इसका असेसमेंट होगा, उसके बाद इसका डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट बनेगा। तो वहाँ जब डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट के लिए गए तो उन्होंने ये कहा कि हाँ, इसे तो मेंटल रिटार्डेशन, उस टाइम मेंटल रिटार्डेशन ही बोला जाता था। लेकिन मुझे तब तक पता चल चुका था कि ऑटिज़्म, क्योंकि नेशनल ट्रस्ट एक्ट 99 आ चुका था और वहीं से मैंने थोड़ी पढ़ाई शुरू कर दी थी, कि आखिर इसके लिए मैं क्या करूँ? क्योंकि जो भी मुझे नियम कानून मिलते थे, वो सारे शारीरिक दिव्यांगों के लिए मिलते थे। ऑटिज़्म का तो कहीं नामो-निशान ही नहीं था। तो वहाँ फिर हमने देखा तो सारे जो फिज़िकली चैलेंज थे उन बच्चों के लिए ही था। तो फिर वहाँ हमने एक तो डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट के लिए पहला स्ट्रगल हमारा स्टार्ट हुआ। वहाँ हमने कहा ये एमआर तो है नहीं और इसे ऑटिज़्म है, तो आप इसके सर्टिफ़िकेट में ऑटिज़्म ही लिखिए। तो उन्होंने मना कर दिया, बोले ऑटिज़्म का कोई सर्टिफ़िकेट बनता नहीं है। ये बहुत पुरानी बात है, ये लगभग 2003 के आस-पास की बात है। तो वहाँ पर फिर हमने एक न्यूज़ छपी इसी मैटर को लेकर के और इस न्यूज़ के ऊपर जो ह्यूमन राइट कमीशन है राजस्थान का, उसने इसके ऊपर संज्ञान लिया। उसमें यही था कि उस टाइम एक फ़िल्म आई थी उन्हीं दिनों, माय नेम इज़ खान, जो शाहरुख खान के ऊपर बनी हुई थी और उसके अंदर उसको अवार्ड मिला था शाहरुख खान को इस रोल को प्ले करने के लिए। तो उस शीर्षक जो अखबार में खबर छपी उसका यही शीर्षक था कि किरदार निभाने वालों को अवार्ड और पीड़ितों को तिरस्कार। तो इसके बाद ये केस चला इसके ऊपर ही ह्यूमन राइट कमीशन में कि ऑटिज़्म का सर्टिफ़िकेट क्यों नहीं दिया जा रहा। फाइनली फिर ह्यूमन राइट कमीशन राजस्थान की तरफ से ये निर्देश जारी हुए कि आप ऑटिज़्म का सर्टिफ़िकेट जारी करोगे। तो अक्षय वो पहला बच्चा बना जिसको ऑटिज़्म का सर्टिफ़िकेट जारी हुआ। तो यहाँ से लगा कि अगर एडवोकेसी के पार्ट पे बहुत सारा काम करने की मुझे ज़रूरत है, अगर मुझे अपने बेटे को आगे बढ़ाना है, तो ऑटिज़्म का सर्टिफ़िकेट बना। उसके बाद फिर जो मैंने बताया सीबीएसई में, तो सीबीएसई में हमने एक लेटर लिखा, प्रिंसिपल ने हमें सजेस्ट किया आप लेटर लिखिए सीबीएसई चेयरमैन को। वहाँ लेटर लिखा गया तो उन्होंने यही कहा कि हाँ, अभी तक तो ऑटिज़्म जैसा कोई कैटेगरी आई नहीं है, लेकिन हम इसे अपनी कमेटी में रखते हैं। और लकीली क्योंकि सीबीएसई शुरू से ही मुझे लगता है कि सीबीएसई इन चीज़ों को लेकर के बहुत मतलब एक्टिव रहा है, तो वहाँ पर ऑटिज़्म को अक्षय के बाद मतलब अक्षय के साथ ही ऑटिज़्म को चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में शामिल किया। और वहाँ हमारा स्ट्रेस इतना कम हुआ जब हमें पता चला कि अब इसको 20 मिनट हर घंटे पे 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, साथ में इसकी कॉपीज़ अलग से जाएँगी और इसको जो कॉम्प्रिहेंशन का प्रॉब्लम था हिंदी, इंग्लिश और थर्ड लैंग्वेज, इसमें से कोई एक ही लैंग्वेज लेनी है, बाकी से एग्ज़म्पशन मिलेगा। कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इसे मिले जैसे ड्राइंग मिला इसे, कंप्यूटर मिला। तो एक बहुत बड़ा लोड जो हमारे साथ था वो हमारा काफ़ी कम हुआ और मुझे विश्वास नहीं था कि मुझे लगता था कि शायद अक्षय नहीं कर पाएगा। इसको मैथ्स में बड़ी प्रॉब्लम थी तो मैथ्स के लिए क्योंकि ये समझ नहीं पाता था स्कूल में और मैं भी मैथ्स में बहुत वीक थी, तो हमने स्कूल के ही एक जो मैथ्स के टीचर थे उनसे मैंने ट्यूशन लिया मैथ्स का और उन्होंने मुझे पढ़ाया फिर मैंने अक्षय को पढ़ाया।
तो मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि अक्षय फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हुआ सीबीएसई बोर्ड में। तो यहाँ से हमें लगा कि हाँ, एडवोकेसी का कितना बड़ा रोल है, लेकिन वो जो स्ट्रेस था पढ़ाई का, उसका अक्षय के ऊपर काफ़ी असर हुआ और तभी से अक्षय का हमें ट्रीटमेंट के लिए हमें जाना पड़ा। इसकी कुछ दवाइयाँ शुरू करवानी पड़ी, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस में आ गया था। तो पढ़ाई का भी हमारे जो बच्चे हैं, इनके लिए लोड बहुत बड़ी चीज़ है। ख़ैर इसके बाद फिर हम और धीरे-धीरे आगे बढ़े। इसका 11वीं और 12वीं एनआईओएस से हुई, क्योंकि उस स्कूल में आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं थे और इसकी जिद थी कि ये कॉमर्स लेगा, जबकि ये कॉमर्स कर नहीं पाया था। फाइनली फिर हम आर्ट्स में इसका एनआईओएस में कराया, 12वीं पास करी, फिर कॉलेज के लिए हम एडमिशन के लिए गए। वही स्ट्रगल जो स्कूल में था, वही कॉलेज के लिए अब हमारा आ गया। जयपुर के जो हम जहाँ रहते थे, वहाँ के कॉलेजेस ने मना कर दिया, जैसे ही हमने बताया। फिर हम वापस, क्योंकि एडवोकेसी में अब देख चुकी थी कि एडवोकेसी के बिना कुछ नहीं होने वाला, तो हमें पता था कि एक कमिश्नर कोर्ट होती है दिव्यांगों के लिए, कोई भी मैटर हो, तो हमने उस कमिश्नर कोर्ट में केस दायर किया, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है और इन बच्चों को जो एडमिशन नहीं देते, तो वहाँ से ऑर्डर पास हुआ और उस ऑर्डर के बाद अखबार में आया कि ऑटिज़्म में प्रभावित बच्चों को आप एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते और फिर फाइनली उन कॉलेजेस को लेटर नोटिस इश्यू हुए। उस नोटिस के बाद उन कॉलेजेस ने हमसे संपर्क किया कि हम आपको एडमिशन देने को तैयार हैं। लेकिन फिर मैं उन कॉलेज में तो नहीं गई, एक और कॉलेज है वहीं पर ही, हम वहाँ गए। वहाँ की प्रिंसिपल को हमने सारी बात पहले ही बताई, तो उन्होंने बड़े खुले दिल से अक्षय को वहाँ पे एडमिशन दिया। और आप देखिए, इन बच्चों को सिर्फ़ अवसर की ज़रूरत है और एक सपोर्ट की ज़रूरत है। वहाँ जब अक्षय ने सारे नॉर्मल बच्चों के साथ अपना कॉलेज एजुकेशन किया, तो ये राजस्थान का पहला ऑटिज़्म प्रभावित ग्रेजुएट बना 2014 में। उस चीज़ को लेकर के अखबार में इसके बारे में आया और कितने लोगों को प्रेरणा मिली और साथ ही उस कॉलेज में ये सेकंड हाईएस्ट एकेडमिक अवार्ड इसने जीता। मतलब सारे नॉर्मल बच्चों को पीछे छोड़ते हुए एक स्पेशल बच्चे ने अपनी जगह बनाई। वो क्यों हुआ? क्योंकि उसे एक सपोर्ट मिला और एक अंडरस्टैंडिंग मिली। तो ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए कि हम इन बच्चों को वो सपोर्ट दें और अंडरस्टैंडिंग दें। आज बहुत सारी दिक्कतें आज भी चल रही हैं, लेकिन इन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना ही होगा हमें। 2014 में अक्षय का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। मुझे ऐसा लगता था कि अब तो इसे नौकरी मिलेगी, क्योंकि हर माँ और हर पेरेंट्स यही चाहता है कि जब बच्चों की पढ़ाई पूरी हो, उसके बाद वो अपने पैरों पे खड़ा हो। बहुत सारी चैलेंजेस अक्षय के साथ आ रहे थे। इसके बिहेवियर में भी, क्योंकि युवावस्था में आ चुका था, तो बहुत सारे साम हमें लगता था अब हम कैसे मैनेज करें। लेकिन वही है कि एक रास्ता हम लोग ढूँढ रहे थे और उस टाइम क्या रास्ता बने हुए नहीं थे कोई भी ऑटिज़्म को लेकर के। हर जगह लग पता चलता था कि इसके लिए कुछ नहीं है और क्योंकि ये पहला था अगर देखा जाए तो हर जगह, तो वहाँ पे हर जगह टकराना पड़ा। एक बने हुए रास्ते पे चलना, अगर कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो थोड़ा आसान है, लेकिन जब रास्ता ही नहीं है, आप ही को बनाना है, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती है। इसी दौरान मुझे लगभग 11-12 2011 या 12 में पता चला कि ऑटिज़्म को तो कोई आरक्षण है नहीं, हाँ, शारीरिक दिव्यांगों को है। तो वहीं से फिर हमें लगा कि जब ये कॉलेज कर लेगा तब क्या होगा इसका? पढ़ाई तो पूरी हो जाएगी, लेकिन फिर? तो वहाँ से एक लेटर लिखने की शुरुआत हुई कि मैं अपना रिप्रेज़ेंटेशन देती थी ये सारे अक्षय के अचीवमेंट बता कर के, और वो जो 1995 में एक एक्ट आया था उसको लेकर के कि इसमें आपने शारीरिक दिव्यांगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया है, पर अब ये कुछ नई दिव्यांगता जैसे ऑटिज़्म है और 99 के एक्ट में ऑटिज़्म को एक डिसेबिलिटी माना था, क्योंकि इनके साथ बड़े इश्यू होते, तो अब आपको सरकारी नौकरी में इनको भी आरक्षण देना चाहिए। हर जगह, राजस्थान से लेकर भारत के राष्ट्रपति तक मैंने सबको लेटर लिखे, कई जगह से जवाब भी आए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। कई सेमिनार होने लगी, तब तक मैं एक ग्रुप के संपर्क में आ चुकी थी जो एडवोकेसी पे काम करते थे और हमारी सेमिनार मीटिंग तो जब भी होती तो मैं ये बात उठाती थी। तो पता चला कि एक नया एक्ट बनने की दिशा में है। यूएनसीआरपीडी का कोई कन्वेंशन, भारत सरकार भी उसका एक पार्ट रहा है। तो उन्होंने एक राइट बेस्ड अधिकार के बारे में, कानून के बारे में बात कर रहे हैं। तो 95 के एक्ट में परिवर्तन शायद होगा और जो हम बात उठा रहे थे ऑटिज़्म और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे भी, इनको भी अधिकार मिलने चाहिए, तो उसमें भी शायद कुछ हो। लेकिन कुछ हो नहीं रहा था, बहुत लंबा समय निकलता जा रहा था।
इसका ग्रेजुएशन भी पास हो चुका था। नौकरी के लिए तो जो मैंने बताया कि कहीं कोई आरक्षण नहीं था, फिर फाइनली जब हमें लगा कि कुछ नहीं होने वाला इन लेटर्स से, तो हमने हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई कि ऑटिज़्म को भी बाकी जो दिव्यांगता है उनकी तरह से रिज़र्वेशन दिया जाए। तो वहाँ हमारी याचिका, पहले तो मुझे वकील को बताना पड़ा ऑटिज़्म होता क्या है, कोई नहीं जानता था। तो वहाँ पर ये 2015 एंड की बात है। 16 में हमारी याचिका को स्वीकार कर लिया गया और फिर नोटिस जारी हुए केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी कि आप इसको लेकर के जो भी आपने नियम या कानून बनाए हों ऑटिज़्म को लेकर के वो बताइए और इसके ऊपर काम किया जो है। फाइनली फिर 2016 में दिसंबर में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स और जितने प्रयास सभी ने किए, हमारा भी उसमें प्रयास शामिल था। तो 2016 के अंदर ऑटिज़्म को एक बेंचमार्क डिसेबिलिटी के रूप में मान्यता मिलते हुए 1% आरक्षण इस डिसेबिलिटी को दिया गया। बहुत रिलीफ मिला कि हाँ, अब अक्षय भी जॉब के लिए अप्लाई कर पाएगा। लेकिन वहाँ फिर ये हुआ कि अब हर जगह जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं, वो सब ऑनलाइन होते हैं, तो ऑनलाइन फॉर्मेट में ऑटिज़्म कहीं था ही नहीं। वही फिज़िकल डिसेबिलिटी ऑटिज़्म को इंक्लूड नहीं किया। फिर जब भी कोई वैकेंसी आ रही है, अखबार में हम पढ़ रहे हैं, हम कोर्ट में जाते, ऑफ़लाइन फॉर्म भरते थे और कोर्ट में जाते, वहाँ ये सारी चीज़ बताते थे, तो फिर हमें इंटरिम दिया जाता। 13 केस हमने हाई कोर्ट में दायर किए, जिसमें से एक जो केस था वो कैट में भी था। तो इस तरह से कुल 13 केस, एक केस में ही लोगों को कितनी दिक्कतें आती है कोर्ट में जाने में, हमारे 13 केस थे। और हमें हर जगह मतलब जितनी एप्लीकेशन उतने ही केस, तो लगता था कि अब तो कोर्ट ही हमारा दूसरा घर हो गया है, लेकिन न्याय हमें वहीं से ही मिला। ये सच्चाई है, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है इसे बहुत कम नॉलेज है ऑटिज़्म के बारे में, तो इन्हें समझ नहीं आता था कि आखिर ये मैं जिस अधिकार की बात कर रही हूँ वो क्यों इन्हें मिले। जो जागरूकता है हमारे देश में ऑटिज़्म को लेके वो यही है कि इनको कुछ समझ नहीं आता और ये बहुत हाइपर होते हैं और इनके साथ काम करना मुश्किल है। फाइनली फिर अक्षय को इंटरिम के ज़रिए हर एग्ज़ाम में बैठने दिया गया, लेकिन वहाँ भी और चैलेंजेस थे। इन बच्चों को जो हमारे बच्चे तो क्या, अब तो अडल्ट हो जाते हैं जब ये नौकरी के लिए आते हैं, तो एक सुविधा मिलती है स्क्राइब की। उस स्क्राइब के अंदर ये होता है कि आप जो भी दिव्यांग है वो अपना मतलब जो स्क्राइब है वो क्वेश्चन बोलेगा और जो दिव्यांग है, जो भी उसने पढ़ाई की है दिव्यांग ने, तो वो उसका उत्तर बताएगा। ऑटिज़्म में एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसके अंदर प्रॉम्प्टर की सुविधा भी मिलती है। आप सीबीएसई को खोल के देख लीजिए, उनके जो भी एग्ज़म्पशन बेनिफिट्स हैं, प्रॉम्प्टर मीन्स कि आपको प्रॉम्प्टिंग करेंगे, हो सकता है वो दिव्यांग लिख सकता है क्योंकि फिज़िकल डिसेबिलिटी नहीं है। हालाँकि राइटिंग स्पीड बहुत फ़र्क पड़ती है, लेकिन कुछ ऑटिस्टिक जो बच्चे हैं, वो नहीं चाहते हैं राइटर, वो सिर्फ़ प्रॉम्प्टिंग चाहते हैं। पर ख़ैर हम तो स्क्राइब भी चाह रहे थे, तो हमने जब इस चीज़ को लेकर के कोर्ट में गए तो 2013 में भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें ये था कि राइटर लेने के लिए जो स्क्राइब है, उसको लेने के लिए ना तो कोई एकेडमिक क्राइटेरिया है, ना कोई ऐज है, ना कोई और क्राइटेरिया है। यानी कि अगर कोई ऐसा है जो जैसे मान लीजिए किसी को 12वीं का एग्ज़ाम देना है और कोई बीए पास वो राइटर लेके जाना चाहे तो वो लेके जा सकता है। जो भारत सरकार का आदेश निकला था उसमें साफ लिखा है कि आप अपना इन्विजिलेशन सिस्टम मजबूत बनाइए, ना कि उसके ऊपर ये बैरियर थोपिए कि नहीं आपको एक क्लास नीचे जाना होगा। क्यों? क्योंकि जो ऑटिज़्म वाले बच्चे होते हैं इनकी स्पीच बहुत अनक्लियर होती है, बहुत साफ नहीं बोलते। तो हो सकता है जो इनके पेरेंट्स हैं या कोई और हो जैसे स्पेशल एजुकेटर, वो उनकी बात समझ पाए, एक नॉर्मल बंदा शायद समझ नहीं पाए, तो फिर इनका एग्ज़ाम वो नहीं कर पाएँगे ना, अगर वो क्वेश्चन ही नहीं समझा पाए तो। तो यहाँ पर कोर्ट से हमें इंटरिम आदेश मिला कि इन्हें अपनी पसंद का राइटर लेने दिया जाए। तो ऐसे ही एक एग्ज़ाम में जब इसका नौकरी का ही एग्ज़ाम था, वो सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड का राजस्थान का। जब हमें एक राइटर मतलब हमें अपनी पसंद के राइटर का मिला, तो वहाँ पे क्या हुआ, 2 पेपर थे इसके एक ही दिन में। जिस राइटर ने पहला पेपर दिया था, वो उनके घर से इमरजेंसी में कोई कॉल आ गया, उनकी मदर बहुत शायद कोई परिवारजन कोई सीरियस था कि तुरंत आ जाओ, तो वो चले गए। पहला पेपर तो हो गया था इसका, दूसरे पेपर के लिए अब मेरे पास कोई राइटर नहीं था। तो मैं फिर उनके पास गई, वही आदेश लेकर के कोर्ट का कि सर मैं इसके साथ बैठ रही हूँ, ताकि है ना, तो बोले उन्होंने कहा कि आप तो ऐसा करिए, आप इसको एग्ज़ाम ही मत दिलाइए। आप कोर्ट से आदेश ले आइए कि सीधे ही इसको
नौकरी मिल जाए। मैंने कहा सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा इसके अंदर साफ लिखा है कि आप अपना इन्विजिलेशन सिस्टम मजबूत कर लीजिए। मैं अभी कहाँ से राइटर को लेकर के आऊँ? और उसमें जो स्क्राइब की गाइडलाइन है उसमें साफ लिखा है कि कोई इमरजेंसी हो तो आप राइटर को, जैसे एक पेपर किसी ने दिया तो आप दूसरा राइटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर खैर जब इतना सब कुछ हुआ और कोर्ट का आदेश हुआ तो उनके किसी वेल विशर ने समझाया कि सर ये कोर्ट का आदेश है, आप इस पे ज़्यादा वो मत करिए। खैर फिर जब अक्षय का एग्ज़ाम हुआ तो वहाँ लेफ्ट साइड, राइट साइड दोनों तरफ 2 पुलिस वाले खड़े हुए थे। आगे अक्षय की टेबल के आगे एक और पुलिस वाला था और पीछे इनका जो इन्विजिलेटर थे वो 2 और खड़े थे, मतलब 4 जने खड़े थे, घेर करके कि कहीं कोई चीटिंग ना हो, जबकि ये बच्चे चीटिंग कर ही नहीं पाते। तो उस माहौल में अक्षय ने एग्ज़ाम दिया जिसमें कोई भी एक नॉर्मल बंदा इतना स्ट्रेस में आ जाए। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ़ की, जिसमें सिवाय स्ट्रगल के और हर जगह हमें अपने बच्चों को प्रूव करने के लिए बहुत सारी, जिसे कहते हैं ना, इंसल्टिव जो इनका वे है और ह्यूमिलेटिंग जो इनका एटीट्यूड है सोसाइटी का, वो भी हमें देखना पड़ा। फाइनली अक्षय का जो था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसने टॉप किया अपनी कैटेगरी में और इसको गवर्नमेंट जॉब मिला। पर जैसा कि हम जानते हैं कि हर चीज़ हमारी ज़िंदगी में हमेशा अच्छी नहीं होने वाली, वो लाइफ़ लॉन्ग स्ट्रगल है, तो इसके साथ भी यही हुआ। जॉब मिला लेकिन जो वर्क फ़ोर्स थी या जो जगह जहाँ पे ये काम करता था, वो लोग ऑटिज़्म को जानते ही नहीं थे। तो वो सारे चैलेंजेज़ स्टार्ट हुए कि ये अपने आप से बात करता रहता है, ये हँसता रहता है, अपनी दुनिया में मगन है। हमने वहाँ पहले से ही बता दिया था कि सारे अक्षय के अचीवमेंट्स बताए थे। अक्षय को नेशनल अवार्ड मिला था 2018 के अंदर, जो रोल मॉडल ऑटिज़्म कैटेगरी में। 2017 में राजस्थान सरकार से इसे रोल मॉडल कैटेगरी में अवार्ड मिला, क्योंकि इसने जो अचीव किया वो सच में बहुत अकल्पनीय था उस समय। आज तो ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारा चुनाव आयोग है राजस्थान में, तो वहाँ पर इसे 2 बार इलेक्शन कमीशन ने जयपुर जिले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जो हमारे कलेक्टर हैं उनसे इसे कई अवार्ड मिल चुके। फिर हमने इसे स्पोर्ट्स में डाला, तो वहाँ स्पोर्ट्स में इसे 5 साल तक शॉट पुट का स्टेट चैंपियन रहा। 5 साल तक इसने गोल्ड मेडल जीता स्टेट में। ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ जाकर के इसने 2 गोल्ड जीते, 1 सिल्वर जीता। तो लेकिन उस सब के लिए सारे एफर्ट्स अक्षय के और हमें करने पड़े। इवन कोच भी हमें अपने खुद के स्तर पर ढूँढना पड़ता था और वहाँ 3-3 4-4 घंटे मैं खुद खड़ी रहती थी, क्योंकि कोच नहीं समझा पाते थे। तो हमारे जो बच्चे हैं अगर ये कुछ भी अचीव कर रहे हैं, तो इसमें आप मान के चलिए ये अपनी क्षमताओं से कहीं ज़्यादा कर रहे हैं और हमें तो उनके पीछे लगना ही पड़ेगा। तो जब इसे जॉब मिला, तो वहाँ जॉब में जो चैलेंजेज़ आए, मैं उस पे ही आती हूँ कि वहाँ इतनी सारी दिक्कतें आई, जबकि हमने बता दिया था कि इसे कंप्यूटर में ये एक्सपर्ट है, तो इसे आप कंप्यूटर से रिलेटेड काम दीजिए। लेकिन क्योंकि उन्हें लगता था कि इसकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो शायद ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो ये खाली बैठने लगा और फिर बहुत सारे इश्यूज़ आए। फाइनली स्थितियाँ ये आई कि फिर इसे वर्क फ्रॉम होम दिया गया और वो भी हमने लिखित में माँगा कि ये इतना मेंटल स्ट्रेस में जाता जा रहा है, जो भी वहाँ वर्क प्लेस पे इसके साथ स्थितियाँ हो रही है। अपने आप से बात जब ये कर रहा था, एक बार बातें करता हुआ निकल रहा था, तो वहाँ पे एलिगेशन ये लगा कि इसने किसी महिला को देख कर के उसके लिए गलत कमेंट पास किए, जबकि मैं इसके साथ चल रही थी। तो अपने आप से बात करें, क्योंकि उन्हें ये समझ ही नहीं थी कि ये बच्चे अपने आप से बात कर रहे हैं, अपनी दुनिया में मगन हैं, ये किसी के लिए कुछ नहीं कह रहे। लेकिन क्योंकि वो होना क्या चाहिए था, जब सरकार ने, देखिए वहाँ एक चीज़ है, जब सरकार ने इन्हें रिज़र्वेशन दिया तो सरकार को पहले उस वर्क प्लेस को और अधिकारियों को सेंसिटाइज़ करना चाहिए कि आपके बीच में अब ऐसे एम्प्लॉइज़ आएँगे तो इनकी यूनिक स्ट्रेंथ हम पहचानें और उसके बाद हम इन्हें एक वो अ, फ़ेवरेबल एनवायरनमेंट दें जो बैरियर फ्री हो और रीज़नेबल अकोमोडेशन, ताकि ये लोग अपना काम कर सकें। पर वो हुआ ही नहीं। तो वो जब सारे चैलेंजेज़ आए तो फिर हमें कमिश्नर कोर्ट पे फिर एक केस दायर करना पड़ा कि जो इसके साथ एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, उसको लेकर के, और ये मेल्टडाउन स्थिति में पहुँच रहा है क्योंकि वहाँ समझ नहीं है। तो वहाँ से ये डिसीज़न हुआ कि अब इनकी ट्रेनिंग दी जाए। तो हमें फिर इसकी भी शुरुआत हमने ही की। हमने इसके वर्क प्लेस पे सबसे पहले ऑटिज़्म को लेकर के सेंसिटाइज़ेशन ट्रेनिंग दी। वहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ऑटिज़्म के डॉक्टर और मैं खुद वहाँ पे सेशन का हिस्सा बनी और उसके बाद जो हमारे प्रयास थे, तो हमारे जो राजस्थान में ट्रेनिंग करिकुलम है ब्यूरोक्रेट्स का, उसमें ऑटिज़्म को और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को करिकुलम का पार्ट बना दिया और अब मैंडेटरी हो गया है इनको पढ़ाना,
कि सारे, क्योंकि ये जो ब्यूरोक्रेसी यही तो वो सारी नीतियों को एग्जीक्यूट करेगी। तो अब राजस्थान में सारी ब्यूरोक्रेसी ऑटिज्म के बारे में पढ़ रही है और वहीं से मुझे लगा कि एक संस्था की ज़रूरत है, जहाँ पे हमारे इन बच्चों के अधिकारों पे बात हो। तो हमने अपनी संस्था बनाई, सपोर्ट फाउंडेशन फॉर ऑटिज्म एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, और हमने अब राजस्थान में एक बहुत ज़बरदस्त शुरुआत कर दी है कि हम ब्यूरोक्रेट्स को पढ़ाएँगे। मेरे खुद के जो अपनी संस्था है, वहाँ हमारे ट्रेनिंग सेशन के ज़रिए हमने ओटीएस है हमारे, वहाँ हमारे रेगुलर सेशन होते हैं। राजस्थान पुलिस एकेडमी और अपने इंदिरा गांधी पंचायती राज, ऐसे जितने भी सरकारी संस्थान, इवन कई प्राइवेट संस्थान हैं, वहाँ हम रेगुलर ट्रेनिंग देते हैं। और अब एक मिशन हमारा शुरू हो चुका है, ऑटिज्म अवेयरनेस और मिशन ऑटिज्म इंक्लूजन संस्था के प्रोग्राम होते हैं, जिसमें हम 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस को जयपुर में जितने भी हमारे पुरातत्व के स्मारक हैं, तो उनको ब्लू लाइट से सजाते हैं और साथ में ऑटिज्म जागरूकता का बैनर लगाते हैं। और इस साल तो ना सिर्फ जयपुर, बल्कि जयपुर से बाहर राजस्थान में कई जिलों में हम लोगों के इस मिशन से कई संस्थाएँ जुड़ी और वहाँ पे ऑटिज्म जागरूकता के बैनर लगे। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत, क्योंकि जागरूकता ही वो चीज़ है जिसके ज़रिए हम इस समाज को जागरूक कर सकते हैं। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद जो देती हूँ आज, जो मैं आपके सामने हूँ, जोश टॉक का, वो अपने आप में कितना बड़ा कदम उठा रहे हैं। और मैंने खुद ने 1-2 वीडियो देखे कि किस तरीके से जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ आकर के अपना स्ट्रगल और जर्नी बयाँ कर रहे हैं। तो ये दूसरे पेरेंट्स के लिए कितना गाइडिंग हो सकता है, क्योंकि जब एक पेरेंट अपनी गाथा बताता है, जो अपना जीवन का संघर्ष बताता है, तो दूसरे पेरेंट्स, क्योंकि वो अपने आप को उसी के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। अगर कोई और व्यक्ति बोले तो शायद वो एक भाषण हो जाता है, लेकिन जब एक पेरेंट बोले तो उन्हें लगता है हाँ, जब ये कर सकते हैं या इन्होंने इतना सब कुछ चीज़ों का सामना किया तो हम भी कर सकते हैं। और वही मेरी अब कोशिश है कि अक्षय के साथ जो भी अचीवमेंट हो उसको मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। चाहे से इसका स्ट्रगल हो, चाहे से अचीवमेंट, कि दूसरे पेरेंट की भी आँखें खुले कि हाँ, ये चीज़ें हमारे सामने आ सकती है और अब हमें इसका सामना कैसे करना है। तो थैंक यू सो मच जोश टॉक। Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data, who will call you to have a short conversation with you.